नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल समझ में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को पूरे बेसिक से जानने के प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग का जो टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को पूरे बेसिक से जानने के लिए इसको मैंने कुछ पॉइंट्स में इसको बांट दिया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे खोज, यानी कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता का खोज कब हुई, कैसे हुई और किन्होंने इस सभ्यता को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, इसके खोज में जानेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है काल, यानी कि यह जो आपका सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, यह इसका समय कितना था और यह कब प्रारंभ हुआ और कितना ईस्वी तक चला। हम लोग इसको इस टॉपिक में समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग आएंगे नामकरण में। तो नामकरण में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा या इसका हड़प्पा सभ्यता नाम। तो इन तमाम क्वेश्चनों के जवाब हम लोग क्या करेंगे, यह नामकरण में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आएंगे निर्माणकर्ता, यानी कि जो आपका सिंधु सभ्यता है, इसका किसने निर्माण किया, इसका निर्माणकर्ता का क्या नाम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में इसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आएंगे विशेषता में। तो विशेषता भी हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का क्या विशेषता थी, यह किस लिए प्रसिद्ध थी। तो चलिए इसमें जितने भी टॉपिक है इन सबको हम लोग समझ लेते हैं। तो प्लीज इस वीडियो पर आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको यह टॉपिक पूरे कंसेप्ट का क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे चार्ल्स मैसन के बारे में। इन्होंने 1826 ईस्वी में पाकिस्तान की भ्रमण की और पाकिस्तान के भ्रमण करने के बाद इनको कुछ स्थल से जानकारियां मिली और इन्होंने क्या किया, उन जानकारियों को अपने पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इसको लिख दिया और उसके बाद इसके बारे में इसने जानने का प्रयास भी नहीं किए। उसके बाद ठीक 30 वर्ष के बाद यानी कि 1856 ईस्वी में वर्टन बंधु दो भाई थे, एक का नाम था जेम्स वर्टन और दूसरा का नाम था विलियम वर्टन। इन्होंने लाहौर से लेकर कराची तक रेलवे का निर्माण कर रहे थे। तो रेलवे का निर्माण करते समय इनको टीलों से ईंटों की साक्ष्य मिली और उन्होंने क्या किया, इन ईंटों का उपयोग रेल की ट्रैक बिछाने में इसका उपयोग किया। उसके बाद इन्होंने भी क्या किया, यह जानने का प्रयास नहीं किया कि यह ईंटें कहाँ से आई है और यह बात यहीं तक दब गई। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थल के बारे में जानने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने भी इसके बारे में उतना जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए जितना हमको चाहिए था। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो इतिहास है यहाँ से स्टार्ट होता है, सर जॉन मार्शल से स्टार्ट होता है। दोस्तों, यह जो सर जॉन मार्शल है, यह भारतीय पुरातत्व विकास का हेड थे और इनके नेतृत्व में सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा में खुदाई की गई और ये खुदाई की गई थी आपका दयाराम साहनी के द्वारा। तो दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा में स्थलों की खुदाई की है तो वहां पर मिट्टी के अंदर एक बड़ा नगर दिखाई दिया और इसका नाम रख दिया गया आपका हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद जस्ट ही एक साल के बाद यानी कि 1922 ईस्वी में फिर खुदाई की गई दूसरे स्थल पर और वहां जो खोजने वाला प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था रसखाल दास। तो रसखाल दास ने क्या किया, 1922 ईस्वी में जब खुदाई किया तो वहां पर भी सेम इसी के जैसा यानी कि सेम हड़प्पा सभ्यता के ही जैसा एक नगर निकल कर आया और जिसको रसखाल दास ने उनका नाम दे दिया मोहनजोदड़ो। अब देखिए दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों, तो इसमें हम देखेंगे काल, यानी कि आपका जो हड़प्पा सभ्यता था यह कितना वर्ष से कितना वर्ष तक
चला, इसमें हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सन जॉन मार्शल, ये वही सन जॉन मार्शल है जिन्होंने 1921 ईस्वी में दयाराम सैनिक द्वारा खुदाई कराई थी और हड़प्पा सभ्यता का खोज कराई थी। तो इनका मानना था कि ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता था, इसका जो समय अवधि थी वह 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक थी। यह मानना था आपका सर जॉन मार्शल का। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कार्बन 14 पद्धति एक ऐसा पद्धति है जिसके सहारे हम जीवाश्म का प्रयोग करके हम उसका आयु निकाल सकते हैं कि वह कितना वर्ष पुराना है। तो क्या किया गया, कार्बन 14 पद्धति के सहायता से हड़प्पा सभ्यता का जब समय निकाला गया तो यह निकल कर आ गया 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। अब तो यहाँ पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन पैदा हो गया। जितने भी इतिहासकार आए उन्होंने अपना अलग अलग इसका समय बताया। दोस्तों, फाइनली इसको मान लिया जाता है कि यह जो आपका हड़प्पा सभ्यता का काल था वह 1700 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक था। अगर आपको एग्जाम में दे दिया, बोल देगा कि हड़प्पा सभ्यता का समय काल कितना ईस्वी से कितना ईस्वी तक था, तो आप बेहिचक 1700 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक उसमें टिकअप मारिएगा, आपको एकदम 100% सही होगा। तो दोस्तों, यह भी टॉपिक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो टेंशन मत लीजिए, आप वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम जानेंगे नामकरण। तो यह नामकरण क्या है, हम लोग जानेंगे कि सिंधु सभ्यता का नामकरण सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा और हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, फिर सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता क्यों पड़ा। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब स्थलों की खुदाई की जा रही थी तो अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे से ही मिल रहे थे, जो वर्तमान अभी पाकिस्तान में है। तो इसलिए इस सभ्यता का नाम रख दिया गया सिंधु सभ्यता। उसके बाद जैसे समय बीता गया और स्थलों की खुदाई होती गई तो यह पाया गया कि जितने भी स्थल है वह केवल सिंधु घाटी से ही नहीं बल्कि सरस्वती नदी से भी स्थल मिल रहे हैं। तो इसका दूसरा नाम उभर कर आया सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता। दोस्तों, तो इतिहास में एक कल्चर है, यदि किसी भी चीज का नाम रखने में परेशानियां हो रही है तो उसका नाम उसी के हिसाब से रखा जाएगा जहां सबसे पहले खुदाई की गई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले खुदाई की गई थी 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी के द्वारा और उन्होंने खुदाई किए थे हड़प्पा में। तो इसलिए इस सिंधु सभ्यता का नाम पड़ गया आपका हड़प्पा सभ्यता। आई होप दोस्तों यह जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए, इसमें है निर्माणकर्ता। तो यह निर्माणकर्ता यानी कि हड़प्पा सभ्यता था, इसका निर्माण किसने किया, इसका जन्म किसने दिया, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब निर्माण की बात आती है तो दो मत बाहर निकल कर आते हैं और दूसरा हो गया आपका स्थानीय मत। और यह स्थानीय मत क्या है, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपका यह सिंधु सभ्यता है, इसके जस्ट आगे है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता और इसके जस्ट आगे है आपका अफगानिस्तान में मिस्र की सभ्यता। दोस्तों, तो विदेशियों का कहना था कि मेसोपोटामिया में एक सभ्यता है जिसको हम बोलते हैं सुमेरियम की सभ्यता। तो उनका मानना था कि यहाँ के जो सुमेरियन जाति थे इन्होंने यहाँ से निकलकर और यहाँ पर आए, यानी कि यह भारत में आए और यहाँ पर घर बनाना स्टार्ट किए और यहाँ पर रहना शुरू कर दिए। तो इसलिए सिंधु सभ्यता का जो निर्माणकर्ता है वो क्या है, आपका सुमेरियन सभ्यता के जाति ही हैं। लेकिन ऐसा कुछ ही विदेशियों का मानना था, जैसे उसमें है आपका सर जॉन मार्शल, ह्यूलर, चार्ल्स डीडी। तो इन सब का मानना था कि जो सिंधु सभ्यता का निर्माणकर्ता थे वह थे आपका सुमेरियन। लेकिन जब स्थानीय मत की बात आई, इन्होंने भी क्या किया, अपना मत रखा। स्थानीय मत और ये विदेशी मत अपना अपना तर्क दिए। विदेशी मत वाले ने बोला कि जिस तरह का भवन सुमेरिया में पाया जाता है उसी तरह का भवन हड़प्पा सभ्यता में पाया जाता है, और जिस तरह का मोहरों का उपयोग सुमेरियन जाति का लोग करते थे उसी तरह का मोहरों का उपयोग यहाँ के या जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो भी करते हैं। तो दोस्तों, यह आपका जो स्थानीय मत है इन्होंने भी अपना मत रखा। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हाँ जिस तरह का भवन हमारे यहाँ है यानी कि हड़प्पा सभ्यता में, उसी तरह का भवन आपका सुमेरिया में भी है, लेकिन उसमें कुछ अंतर है। तो क्या अंतर है,
तो उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ की जो ईंटों की साइज आपके यहाँ की ईंटों की संख्या से कुछ चौड़ा है, कुछ बड़ा है। और दूसरा आपको बताया कि हाँ, हम लोग भी मोहर का उपयोग करते हैं, लेकिन वहाँ की मोहर का जो क्वालिटी है और मेरे यहाँ के मोहर का जो क्वालिटी है वो क्या है, अलग अलग है। इस तरह से ये दोनों मत अपना अपना, तो इस तरह से यह दोनों मत अपना अपना तर्क रखे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो टी.एन. रामचंद्र का कहना था कि इस सभ्यता का जो निर्माणकर्ता थे वो आर्य थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आर्यों का ईंटों के बारे में मालूम था और उनको मकान के घर में रहना पसंद था, तो यह वैदिक काल में आकर झोपड़ी में क्यों रहते थे? तो इनका तो मान्यता यहीं पर खत्म हो गया। उसके बाद आया आपका रखलदास। यही रखलदास जिन्होंने क्या किया था, मोहनजोदड़ो का खोज किया था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सिंधु सभ्यता का जो निर्माणकर्ता है वह दूसरा नहीं बल्कि यहाँ के कोई भारतीय हैं, और यहाँ के द्रविड़ जाति के जो लोग थे इन्होंने सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया है, जन्म दिया है। तो इनको बहुत सारे इनका सपोर्ट किए और मान लिया गया कि हाँ, जो आपका सिंधु सभ्यता है यानी कि हड़प्पा सभ्यता है उसका निर्माणकर्ता यही के ही लोग द्रविड़ जाति के लोग किए हैं। तो दोस्तों यह तो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब बढ़ते हैं इसके विशेषता में। तो विशेषता में हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, तो प्लीज आप इसको ध्यान समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आता है नगरीय सभ्यता। यह क्या होता है? दोस्तों भारत में नगरों का विकास हड़प्पा सभ्यता के ही काल से होता है। दोस्तों जिस तरह नगर की व्यवस्था होती है उसी तरह हड़प्पा में भी नगरों की व्यवस्था थी। वहां पर भी बड़े बड़े सड़क थे, वहां पर भी पानियों को निकलने के लिए नल की व्यवस्था थी। तो जो सुख सुविधा आपको नगरों में मिलती है वो सारी की सारी व्यवस्था आपका यह सिंधु यानी कि हड़प्पा सभ्यता में ऑलरेडी थी। उसके बाद आता है कांस्य युगीन। तो यह कांस्य युगीन क्या होता है? दोस्तों एक धातु होता है जो आपका तांबा और टीन से मिलकर बनता है। तो दोस्तों तांबा और टीन को मिलाकर जो आपका अस्त्र बनता है उसको हम बोलते हैं कांस्य यंत्र। उसके बाद देखते हैं यह आपका अधोऐतिहासिक। इसका क्या अर्थ है? दोस्तों इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो आपका बांट दिया गया है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा बांट दिया गया अधोऐतिहासिक काल, और तीसरा बांटा गया है इतिहास। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है, और अधोऐतिहासिक काल में लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। और ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें लिखा हुआ साक्ष्य भी मिला है और उसको हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ से यह क्वेश्चन आता है कि आपका हड़प्पा सभ्यता जो था वो किस काल का था? तो यह था आपका अधोऐतिहासिक काल के था आपका हड़प्पा सभ्यता। तो ये भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका शांति प्रिय सभ्यता। दोस्तों यह बहुत बड़ी बात है। जितना भी खुदाई किया गया, चाहे वो आपका मोहनजोदड़ो में हो चाहे वो हड़प्पा में हो, तो जितना भी खुदाया गया तो उन खुदाई के दौरान हमको आज तक कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं। इससे यह साबित होता था कि हड़प्पा सभ्यता का जो लोग थे वह एकदम शांति प्रिय थे। वो शांति में रहना चाहते थे, वो किसी से मारकाट नहीं करना चाहते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका व्यापार प्रधान। दोस्तों आपका जो हड़प्पा सभ्यता था वह व्यापार में भी अग्रणीय था। उसके बाद आता है आपका राजनीति सभ्यता। दोस्तों तो इसको हम आपको बता दें कि कितना लोग बोलते हैं कि यहाँ का जो व्यवस्था था वह प्रजातंत्री व्यवस्था था, लोकतंत्री व्यवस्था था। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, हम लोग जितना भी सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं वह हम लोग क्या करते हैं, खुदाई के दौरान ही जानते हैं। और खुदाई में जो भी हमको मिली है उसको तो हम लोग पढ़ नहीं सके हैं, केवल हम उसको कल्पना करके आज तक मानते आए हैं। लेकिन जिस दिन इसको पढ़ा जाएगा उस समय यह कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह कैसा थी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब सिंधु सभ्यता की खुदाई हो रही थी तो वहां पर 2 तरह के नगर पाए गए। एक तो वो नगर था जिसमें बड़े बड़े बिल्डिंग थे, और एक वो नगर था जिसमें छोटे छोटे घर थे। इसका मतलब हुआ कि जो बड़े बड़े महल थे उसमें अमीर आदमी रहते थे, और जो छोटे छोटे घर थे उसमें गरीब आदमी रहते थे।
अब देखिए उसके बाद है आपका आर्थिक व्यवस्था। तो दोस्तों यह आर्थिक व्यवस्था क्या होता है देखिएगा, उस समय हड़प्पा सभ्यता में कृषि भी हुई करती थी और बहुत सारे फसलें भी उगाई जाती थी। तो इनको खाने के लिए और मतलब अपने जिंदगी जीने के लिए तो अपने लिए अनाज उगा ही लेते थे। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई तो एक सब्सक्राइब बनता है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक जरूर कर दीजिए। तो प्लीज दोस्त ऐसा ही मन चल रही है, एक बार देख लीजिए कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो एक बार फिर से बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।